मित्रों, साइबर क्राइम की दुनिया में नए-नए तरीके के अपराध हो रहे हैं और इन अपराधों में ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मोबाइल या ऑनलाइन बैंकिंग को ही साइबर क्राइम मानकर चलें और ये साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आज जितना लोगों की पहुंच मोबाइल, ऑनलाइन बैंकिंग और अन्य तमाम सुरक्षा साधनों पर बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे क्राइम करने के तरीके भी बढ़ते जा रहे हैं और ये तरीके शायद आपने कभी अपने जीवन में सुने भी नहीं होंगे कि लोग किस-किस तरीके से पढ़े-लिखे लोग इन चीज़ों में फँसते हैं। एक उदाहरण है कि लोग सीसीटीवी कैमरे को अपने घरों की सुरक्षा की दृष्टि से लगवाते हैं, लेकिन शायद उन सीसीटीवी कैमरों को इंस्टॉल करने वाला आपको पता भी नहीं लगेगा और अपने मोबाइल पर अगर वो मैप कर लेता है तो आपके घर की सुरक्षा भी काफी हद तक बजाय सुरक्षा के चोरों को आमंत्रण दे सकते। इसलिए हर काम को करने के पहले एक बार जरूर 2-4 लोगों से उसकी सुरक्षा के लिए चर्चा करें, क्योंकि ऐसा ही मामला एक पहले भी आ चुका है कि घर में जो कैमरे सुरक्षा की दृष्टि से लगाए थे, उसको इंस्टॉल करने वाले ने कैमरों को कुछ इस तरह से मैप अपने फोन में कर रखा था कि जिन जिन घरों में वो लगाए जाते थे, वहां के बाथरूम को वो सीधे सीधे कैमरों की मदद से देख सकता था। अब आप समझ सकते हैं कि अगर बाथरूम में आपके घर में किसी ने कैमरे को मैप कर रखा है तो आपके साथ कोई भी घटना कर सकता है। किसी भी आपकी माँ, बहन, बेटी का वीडियो वायरल कर सकता है। बॉम्बे में ऐसे केस हर चौथे 5वें दिन लोगों की जानकारी में आते हैं कि कैमरों को भी हैक किया जा सकता है और हमारे घरों के दृश्यों को देखा जा सकता है। घर की जो गोपनीय चीजें हैं उन्हें वायरल भी किया जा सकता है। लेकिन जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड हो जाते हैं तो वाकई में अपने आप में बड़ा ही शर्मनाक और भयानक मामला होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं आयुष आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल स्टोरी आज अभी के नए एपिसोड में। सबसे पहले मैं आपके द्वारा दिए गए प्यार के लिए सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका यही दिया हुआ प्यार हमारे लिए धरोहर है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। दरअसल एक बहुत ही समझदार पढ़ी लिखी महिला लेफ्टिनेंट कर्नल होती है और वो महिला लेफ्टिनेंट कर्नल जब पहली बार किसी मर्द के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती हैं तो उस बीच उस व्यक्ति ने बड़ी ही चालाकी से उनका वीडियो बनाया और उन अंतरंग क्षणों के फोटोग्राफ भी बना लिए और बाद में उन वीडियो और फोटोग्राफ को हथियार बनाकर लगातार उनको धमकी देने लगा। अगर तुमने हमारी बात मानने की जरा भी अवहेलना की तो मैं तुम्हारे इन वीडियो और फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। और जैसे ही इस बात की धमकी उस महिला अधिकारी को जानकारी में आती है तो उस महिला अधिकारी की सांसें रुक सी जाती। आज इस कहानी में आप जानेंगे कि इस महिला की जिंदगी किस तरह से बर्बादी के कगार पर पहुंच गई। और ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बनारस शहर की। मैं बात कर रहा हूँ बीते 11 दिसंबर 2023 की लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास सुबह का वक्त हो रहा होता है और जब ऑफिसों में अपने अपने दफ्तरों में अधिकारी आकर बैठ रहे होते हैं तो ऐसे में बनारस के पुलिस आयुक्त यानी पुलिस कमिश्नर मुमताज सुख जैन भी अपने ऑफिस आते और उनसे मुलाकात के लिए अर्दली बताता है कि साहब आपसे मिलने के लिए आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील की रहने वाली एक लड़की मिलना चाहती है और उसने आपसे
मिलने का समय मांगा है। जैसे ही वो इस बात को सुनते हैं तो अर्दली को कहते हैं ठीक है, उसे अंदर भेजो। और जब वो महिला अंदर प्रवेश करती है और बताती है कि साहब मैं लेह लद्दाख में पोस्टेड हूँ, J&K में मेरी पोस्टिंग है और मैं आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर, तो उन्हें उस महिला की बात को सुनकर बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब वो कहती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात 2 मिनट के लिए सुने और इसके बाद जो कार्रवाई हो सकती है हमारे हक में वो करें। अब वो उसकी बात को सुनते हैं। वो बताती है कि सर, इसी बनारस शहर में रहने वाले एक व्यक्ति ने हमारे साथ गड़बड़ की है और कैंट थाने के नंदेश्वर काशीराम अपार्टमेंट का वो रहने वाला व्यक्ति है और जिसका नाम देवाशीष मुखर्जी है। देवाशीष मुखर्जी की पोस्टिंग भी J&K में आर्मी में ही है और ऐसे में ड्यूटी के दौरान हम दोनों की मुलाकात हुई। हम आपस में मिलते थे और एक दूसरे के नामों को जाना, और जब नाम जान गए तो बोलचाल के माध्यम से, चूंकि उत्तर प्रदेश का मामला था, तो दोनों लोगों में बातचीत और घनिष्ठ हो गई। चूंकि हम लोग आसपास के इलाके के ही रहने वाले थे। मैं आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील की रहने वाली हूँ, वहीं जो देवाशीष है वो बनारस का रहने वाला है। अब चूंकि प्रदेश एक ही था और बहुत ज्यादा हमारे जिलों में दूरी नहीं थी, और इतनी दूरी पर पोस्टिंग होने के बाद अगर कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र का मिलता है तो एक अपनापन सा लगने लगता है। इसी वजह से हम दोनों में दोस्ती हो गई थी और ये दोस्ती गहरी होने लगी। अब दोस्ती गहराने लगी तो एक दूसरे से हम लोग बहुत सारी बातें करते। इसी बीच में जो देवाशीष लेफ्टिनेंट कर्नल होता है वो छुट्टी पर जाता, जिसका घर बनारस में है और ये बनारस में अपनी माँ के साथ रहता है। हम लोगों की बातचीत होती है और हम भी छुट्टी पर आते हैं। देवाशीष एक दिन फोन करके हमसे कहता है कि हम लोगों में एक समानता है कि मैं भी लेफ्टिनेंट हूँ और तुम भी लेफ्टिनेंट हो। अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो तुम मेरे घर आ जाओ और मेरी माँ से भी मुलाकात कर लो। जब ये बात हम दोनों में होती है तो बनारस जाने के लिए 21 मई 2023 का दिन तय किया जाता है और जिस दिन मुझे जाना होता है तो उसके लिए देवाशीष हमारे पास एक हवाई टिकट भेजता है कि जिससे मुझे आने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और जैसे ही मुझे प्लेन का टिकट मिलता है तो टिकट मिलने के बाद मैं सीधे फ्लाइट पकड़ती हूँ और फ्लाइट पकड़ने के बाद बनारस पहुंच जाती। वहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल देवाशीष मुखर्जी हमारा इंतजार कर रहा था। वो मुझे लेकर अपने घर पहुंचता है और घर पर ये लड़का देवाशीष अपनी माँ सुष्मिता मुखर्जी से हमारा परिचय कराता है और कहता है, माँ ये भी आर्मी में महिला ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल। और जैसे ही देवाशीष की माँ मुझे देखती है तो उसका चेहरा खिल जाता है और वो कहती है, तुम तो बहुत सुंदर हो, देखने में भी बहुत अच्छी लग रही हो। अब ये लड़का और माँ हम लोग सब बहुत सारी बातें करते हैं। तीनों लोग साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जैसे ही रात होती है तो तीनों लोग अपने अपने अलग अलग कमरों में सोने के लिए चले जाते। जैसे ही सोने के लिए जाते हैं तो एक नींद सोने के बाद जब देर रात हो जाती है उस वक्त देवाशीष की जब आंख खुलती है और आंख खुलने के बाद वो एक काफी तैयार करता और काफी तैयार करने के बाद मेरे दरवाजे पर नॉक करता है और जब मैं दरवाजा खोलती हूँ तो वो दरवाजा खोलकर अंदर आता है और कहता है, नींद नहीं आ रही होगी, सोचा कि आपसे अपने दिल की बातें करूं, आपके पास आऊं और हम दोनों लोग काफी पीना शुरू कर देते और काफी पीने के साथ साथ बातचीत भी शुरू होती है। एक दूसरे के साथ काफी नजदीकियां भी होती हैं। जैसे जैसे बातों का सिलसिला आगे बढ़ने लगता है तभी देवाशीष मुझसे कहता है, अन्य प्यार की बातें करने लग, साथ ही शारीरिक संबंध बनाने की भी अपील करता है। लेकिन मैंने उसको मना किया कि शादी के पहले
बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपनी हदों में रहो, हदों को पार मत करो। इस पर वो कहता है कि दिक्कत क्या है? मन से हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम तुम एक ही प्रोफेशन में हैं, अब हमारी दोनों लोगों की जातियां भी एक हैं, तो इसमें ऐतराज क्या है? और माँ ने भी तुमको पसंद कर लिया है। इस तरह से देवाशीष महिला लेफ्टिनेंट को पूरी तरह से अपनी बातों में उलझा लेता है और बातचीत होते होते दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं और दोनों काफी वक्त साथ में बिताते हैं। दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद मेरी देवाशीष की माँ से बातचीत होती है। देवाशीष की माँ कहती है कि बेटा जितनी जल्दी हो सके अब तुम दोनों शादी कर लो। लेकिन जब बात शादी की आती है तभी देवाशीष की माँ कहती है कि देखो मुझे शादी करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन तुमको एक बात हमारी माननी होगी। तुम्हें शादी का पूरा खर्च उठाना पड़ेगा क्योंकि तुम भी अच्छा पैसा कमा रही हो। हमारा एक फ्लैट है जो हमने देख रखा है, उसे हम लेना चाहते और उस फ्लैट की कीमत लगभग 80 लाख रुपए के आसपास है और तुम्हें उस फ्लैट के लिए पैसों का इंतजाम भी करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये बात देवाशीष की माँ के मुंह से मैंने सुनी तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये महिला आज के जमाने में किस तरीके बातें कर रही है, आज के इस दौर में दहेज की बातें कर रही है। तो इस पर मेरी उनसे थोड़ी कहा सुनी भी होती है, लेकिन देवाशीष बीच में पड़ जाता है और अपनी माँ को पुराने ख्यालों की बताकर बात कर रुख को बदलता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम दोनों दिन में साथ घूमते हैं, बातचीत करते हैं और फिर उस रात रुकने के लिए देवाशीष जिद करता है और दूसरी रात भी हम लोग साथ में खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में सोने के लिए जाते हैं और जैसे ही थोड़ी रात बीतती है आशीष फिर से यानी देवाशीष फिर से कमरे के अंदर आता है और कमरे के अंदर आने के बाद बातचीत करता है और फिर से फिजिकल रिलेशन बनते हैं। लेकिन इस बीच जब मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ ने इस तरह की बातें की हैं जो अच्छी नहीं है, इससे आगे अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन वो लड़का तमाम तरह की बहानेबाजी शुरू कर देता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग शादी करेंगे। और दूसरी रात भी वो जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है यानी फिजिकल रिलेशन बनते हैं और इस बीच में प्राकृतिक और अप्राकृतिक संबंध बनते। और इन चीजों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे क्रोध भी आता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। और जब तीसरा दिन होता है फिर शादी की बात चलती है तो शादी की बातचीत सुनकर देवाशीष और उसकी माँ दोनों बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और माँ बेटे मिलकर मुझे पीटते हैं। इस बीच जब मेरे साथ मारपीट हो रही थी तो मैंने पुलिस को फोन मिलाने की कोशिश की। तभी देवाशीष यानी जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उसे जब ये लगता है कि अगर पुलिस आ जाएगी तो वो पूरी तरह से फंस जाएगा, इसलिए वो घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने किए हुए कामों की माफी मांगने लगता है और कहता है कि जो भी हुआ है वह उसके लिए माफी चाहता है और तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसलिए इस बात को यहीं खत्म कर दो, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। अब देवाशीष मुझे लेकर अपनी गाड़ी में बैठाता है और फिर वहीं पास के एक मंदिर में जाता है। मंदिर में ले जाने के बाद फिल्मी स्टाइल में गले में जयमाल डालकर सिंदूर वगैरह भर देता है और कहता है कि देखो अब हम लोगों ने शादी कर ली है, मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर भर दिया है, भले ही फेरे नहीं हुए हैं, हमने भगवान के सामने साक्षी मानकर मंदिर में तुम्हारे साथ फेरे लिए और मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, इसलिए अब तुम आराम से जीवन जियो, तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं उस वक्त तो शांत हो जाती हूँ, लेकिन जब कुछ वक्त बीतता है और जब मैं उससे कहती हूँ कि देखो 1-2 दिन 4 दिन बीत गए हैं और तुम्हें रजिस्टर्ड शादी करनी पड़ेगी, और जैसे ही मैं रजिस्टर्ड शादी की बात करती हूँ तो हमारी बात को नहीं मानता है। हम दोनों के बीच में इस बात को लेकर कहासुनी भी होती है। तब देवाशीष धमकी भी दे रहा है मुझे कि तुमने गलत आदमी से पंगा लिया है
और भिड़ रही हो। लेकिन जब मैंने तमाम तरह से उससे रजिस्टर्ड शादी की बात की, तब वो कबूलता है कि देखो, जब हम एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, घुल मिल रहे थे, तो मैंने अपने मोबाइल में कुछ वीडियो और फोटोग्राफ तुम्हारे उतार लिए थे। यदि भविष्य में तुमने कुछ भी इस तरह की बातचीत की, रजिस्टर्ड शादी की बात की या कोशिश भी की, तो मैं इन वीडियो और फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पर डाल दूंगा, तुम्हारा जीवन खराब कर दूंगा। अब मेरे सामने कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। आज 11 दिसंबर 2023 है। मैं सीधे आपके पास आई हूँ और मैं अपनी व्यथा आपके अलावा कहीं बता भी नहीं सकती। अब जब महिला लेफ्टिनेंट की बात मुंथा अशोक जैन सुनते हैं कि देवाशीष ने इस महिला के साथ अपराध ही नहीं बल्कि अश्लील वीडियो भी बनाए हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी भी दे रहा है, तो इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हैं और इसके बाद कैंट थाने के एसओ को बुलाते हैं। उस समय कैंट थाने का प्रभार प्रमोद कुमार पांडे के पास होता है। उन्हें बुलाने के बाद वो कहते हैं कि देखो, इस मामले में एक एफआईआर दर्ज कीजिए और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस मामले की ईमानदारी से जांच करिए और इसमें जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी आप कार्रवाई कीजिए। जो भी दोषी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही ये बातचीत खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल महिला भी है और पुरुष भी है और दोनों बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड हैं और एक तरफा दहेज की मांग भी की जा रही है और शादी के पहले इतने पढ़े लिखे होने के बाद फिजिकल रिलेशन भी बनाए जा चुके हैं, तो लोग इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, ये कैसी बातें हो रही हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जब इस तरह के कदम उठाएंगे तो समाज में कम पढ़े लिखे व्यक्तियों से क्या उम्मीद की जा सकती। मित्रों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि किसी पर भी कभी भी जरूरत से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों पर जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं। और जिस तरह का व्यवहार इस महिला अधिकारी के साथ हुआ है, इससे तो बिल्कुल साफ साफ जाहिर होता है कि महिला अधिकारी ने भी इसमें कम लापरवाही नहीं बरती है। मित्रों, आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके साथ ही अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।